आज हम कक्षा 9 का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा के बारे में जानेंगे। आप सभी ने पहले की कक्षाओं में संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा। संख्या रेखा क्या है कि एक रेखा हम ऐसे खींचते हैं और उस पर संख्याओं को दर्शाते हैं। संख्याओं को दर्शाने का तरीका यह रहता है कि जैसे ये बीच में हमने 0 लिया है, तो जैसे जैसे हम दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो ये धनात्मक संख्याएं मिलेंगी और बढ़ती हुई चली जाएंगी, और जब हम बाएं तरफ बढ़ेंगे तो हमको ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी और ये ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक रूप से बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो जैसे यहाँ पर मध्य में 0 है, फिर दाईं तरफ 1 है, अगली संख्या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे यहाँ आगे और भी संख्याएं हैं, लेकिन हम सभी संख्या इस रेखा पर यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं, इसलिए ये एरो बनाकर छोड़ दिया गया है, तीर का निशान बनाकर छोड़ दिया गया है। ये दर्शाता है कि ये रेखा आगे भी गई है और इस पर आगे बहुत सारी संख्याएं हैं। उसी तरह से बाईं तरफ ये 0 है, फिर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ऐसे सब संख्याएं हैं, लेकिन सबको दर्शाना संभव नहीं है, तो इतना दर्शा करके छोड़ दिया गया है और ये तीर का निशान बना दिया गया है। ये दर्शाता है कि बाएं तरफ भी और सारी संख्याएं हैं। अब जो दशमलव वाली संख्याएं आती हैं या बटे में आती हैं, उनका स्थान कहाँ पर है? तो देखिए नीचे दिखाया गया है कि जैसे जो नीचे हमने लाइन बनाई है, इसमें हमने कुछ बटे के रूप में कुछ संख्या लिखा है। जैसे 0 है और ये 1 है, तो इसके बीच में ये 1/4, 2/4, 3/4 ऐसे 1 और 2 के बीच में जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे बढ़ते क्रम में हम ये संख्याएं यहाँ दिखा सकते हैं। तो ये माना जाता है कि संख्या रेखा जो है उस पर कोई ये रेखा असंख्य बिंदुओं से बनी है और हमारे पास संख्याएं भी असंख्य होती हैं। तो हर संख्या के लिए हम कोई ना कोई बिंदु इस रेखा पर प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका स्थान निश्चित, संख्या का कोई है तो उसका यहाँ पर इस रेखा पर कहीं ना कहीं, पूरी रेखा पर कहीं ना कहीं कोई स्थान अवश्य होगा। ऐसे इधर -1 है, -2 है, इनके बीच में जो ऋणात्मक संख्याएं हैं -1 और -2 के बीच में, वो इनके बीच में होंगी। तो जितनी भी संख्याएं हैं उन सब को इस संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है, उनका इस संख्या रेखा पर अस्तित्व है, और हर संख्या के लिए इस रेखा पर अलग अलग बिंदु होंगे। फिर आगे आते हैं प्राकृत संख्या, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको हम n से लिखते हैं, इसके समूह को हम, प्राकृतिक संख्याओं के समूह को n से दर्शाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 1 से शुरू होती हैं, फिर 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, फिर 1 जोड़ेंगे 3 मिलेगा, फिर 1 जोड़ेंगे 4 मिलेगा, ऐसे एक एक जोड़ते जाएंगे और हमको अलग संख्याएं, अगली संख्या मिलती चली जाएगी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1, और सबसे बड़ी हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे एक एक जोड़ते चले जाएंगे संख्या मिलना हमें कभी बंद नहीं होगा। यह सरल भाषा में हमें जाने कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कुछ भी हम कह सकते हैं, ये गिनने के काम आती हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो हम गिनना कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6। या किसी स्कूल में कितने कमरे हैं, तो हम कैसे गिनते हैं? 1, कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से गिनना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और हम ये कह सकते हैं कि अनंत तक जाती हैं। सबसे बड़ी संख्या हम इसमें नहीं जान सकते, क्योंकि जो बड़ी संख्या हम मानेंगे उसमें 1 जोड़ेंगे तो और अगली बड़ी संख्या हमको मिल जाएगी। इसलिए ये डैश डैश लगाकर छोड़ दिया गया है कि आगे भी ऐसे संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, इसीलिए इसको W से लिखा गया है। तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसी में अगर 0 भी बढ़ जाए तो ये जो नया समूह बनेगा ये होल नंबर या पूर्ण संख्या का कहलाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इसमें भी हम नहीं जान सकते,
क्योंकि हम जानते हैं कि 0 में एक जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 मिलेगा। ऐसे एक क्रम लगातार चलता रहेगा और कभी एक क्रम खत्म नहीं होगा। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं ज्ञात कर सकते, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक में, पूर्णांक माने पूरा पूर्णांक। तो जैसे 0 है, फिर 1 2 3 4 ऐसे इधर बढ़ते चले जाएंगे तो हमको धनात्मक संख्या मिलती चली जाएंगी। और अगर हम बाएं तरफ आते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5, तो ये सभी संख्याएं आगे बढ़ते चले जाएंगे, कभी इनका क्रम खत्म नहीं होगा। तो ये जो पूरा समूह होगा वो पूर्णांक संख्याओं का होगा। अब इससे अगर आपसे कोई पूछे क्या 1015 पूर्णांक संख्या है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे 4 है, फिर एक और जोड़ेंगे 5 मिलेगा, फिर एक और जोड़ेंगे 6 मिलेगा। ऐसे अगर एक एक हम बढ़ते चले जाएंगे तो एक समय ऐसा भी आएगा जब 1015 मिलेगा इसमें, तो इसका मतलब 1015 पूर्णांक संख्या है। ऐसे अगर आपसे कोई पूछें कि क्या -70 पूर्णांक संख्या है, तो अगर हम देखें तो -4, फिर -1 और बढ़ेगा इसमें तो -5 होगा, फिर -1 और बढ़ेगा तो -6 होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते जब जाएंगे जोड़ते जोड़ते तो एक समय आएगा कि इस समूह में -70 भी आएगा। तो इसका मतलब कि वो भी पूर्णांक संख्या है। तो इस तरह से हम, ये हमारी समझ में आ गया होगा कि इन संख्याओं को हम कैसे जान सकते हैं। अब है परिमेय संख्या, वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके, परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है, और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कोई संख्या ऐसी जो बटे के रूप में लिखी जा सके, जिसमें अंश भी पूर्णांक हो, पूर्णांक माने इनमें से कोई, और हर भी पूर्णांक माने इन्हीं में से कोई। बशर्ते ये ध्यान रखना है कि जो हर वाली संख्या है वो कभी 0 ना हो। अगर हर वाली 0 हो जाएगी तो परिमेय संख्या हम नहीं कहेंगे। अंश 0 हो सकता है, देखिए यहाँ अंश 0 कर दिया गया है, और ये बटे 3 है, तो ये जो है पूर्णांक परिमेय संख्या है। ये सभी परिमेय संख्याएं लिखी गई हैं। अंश भी इसमें पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है, यहाँ भी अंश पूर्णांक है, हर पूर्णांक है, यहाँ भी अंश पूर्णांक है, हर पूर्णांक है। तो अगर इस रूप में कोई संख्या है तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p तथा q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं। तो हम लिख सकते हैं हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को हम लिख सकते हैं, शून्य को 0/1 लिख सकते हैं, या शून्य को हम 0/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी 0 को जब हम किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो 0 ही आ जाता है। तो इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये भी क्या है? पूर्णांक है, और ये भी पूर्णांक है। तो क्या है? ये परिमेय संख्या है। 0 को हमने अंश और हर के रूप में लिख दिया, तो ये परिमेय संख्या के रूप में हो गए। और इन दोनों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर क्या है? 2 है, यहाँ पर हर क्या है? 1 है, और ये दोनों 0 नहीं है। तो जैसा इसमें कहा जा रहा है वैसे हमने लिखकर बता दिया है। और भी तमाम तरीके हैं जिससे आप 0 को लिखकर दिखा सकते हो। जैसे 0 बराबर 0/3 भी हम लिख सकते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार से हम लिख करके इसको दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ प्रश्न दिया गया है 3 तथा 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लेकर परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे? 3 और 4 का जो हम हर बनाएंगे तो हम लिखेंगे हर हेतु संख्या, हर की संख्या, कितनी संख्या हमको ज्ञात करना है? 6। तो 6 ज्ञात करना, 6 में एक जोड़ देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 7। तो अब हम क्या करेंगे? 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। अब इसका हर हमको 7 बनाना है, तो 3/1 नीचे ऊपर हमने 7 से गुणा कर दिया, तो हो गया 21/7।
ऐसे अगली संख्या क्या है, 3 और 4 के बीच की हमको ज्ञात करना है। तो 4 है, 4 को हमने 4/1 लिखा और इसमें हमने क्या किया, हर इसका 7 बनाना है, 7 से गुणा, हर में 7 से गुणा करना पड़ेगा। 7 चौक 28/7। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है ये 21/7 के बराबर है और 4 28/7 के बराबर है। तो हम लिखेंगे 3 तथा 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। देखिए 21/7 है और 28/7 है, तो 21/7 है और 28/7, इसके बीच की हमको 6 संख्याएं पता करना है। तो 21/7 के बाद क्या आएगा, 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 24/7 के बाद क्या आएगा, 25/7, 26/7 और 27/7। इस तरह से हमें 6 संख्याएं मालूम हो गई। तो तरीका क्या रहता है कि सबसे पहले हमको पता करना रहता है कि हर में हम किस संख्या से गुणा करें। तो जो जितनी संख्याएं पता करनी रहती हैं उसमें 1 जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ 6 पता करना था, 6 में 1 जोड़ा तो 7 हो गया। फिर 7 से जो ये संख्या दी गई है इसके हर में गुणा कर देते हैं, तो उसका हर 1 था, 7 से हमने गुणा कर दिया। ऐसे जो दूसरी संख्या है उसके हर में भी इतना गुणा कर देते हैं और फिर उनके बीच की संख्याएं हमको आसानी से उतनी संख्याएं मिल जाती हैं। जैसे यहाँ सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं एकदम। तो हमें इसके बीच की 5 परिमेय संख्या पता करना है। तो हर में हम किससे गुणा करेंगे, हर में गुणा करने हेतु संख्या 5 पता करना है तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6। इससे गुणा करना है हमको 6 से। एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो दोनों संख्याएं दी गई हैं जिनके बीच की संख्या हम पता करने जा रहे हैं, इन दोनों के हर समान होने चाहिए। समान नहीं है तो हम समान कर लेंगे, उसके बाद फिर ये गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पहले से समान है तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधे 6 से गुणा कर देना है। तो पहली संख्या क्या है, 3/5 है। 3/5 में हमने 6 से गुणा कर दिया नीचे ऊपर, 6 3 18 और 25 30 हो गया। दूसरी संख्या क्या है, 4/5 है। 4/5 में हमने 6 से गुणा कर दिया नीचे ऊपर, 24/30। इस तरह से हमको ये दोनों संख्याओं के 3/5 18/30 के बराबर है और 4/5 24/30 के बराबर है। अब हम देखेंगे 3/5 तथा 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या। तो हम देखेंगे जैसे ये 3/5 18/30 के बराबर है और 4/5 जो है ये 24/30 के बराबर है। तो 18 के बाद क्या हमें मिलता है, 19/30। 18/30 का तो 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है, इसके बाद 24/30 आएगा और ये 4/5 के बराबर होगा और ये 19/30 है, उसके पहले 18/30 था, 3/5 के बराबर था। तो ये जो इतनी संख्याएं मिली ये 3/5 और 4/5 के बीच की संख्याएं हैं। तो हमको ये पांचों संख्याएं पता चल गई। अब सवाल हम देखेंगे, यहाँ दिया गया है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। जैसे पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ देखेंगे
प्राकृत संख्या ये है, तो कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हमें देखना कि इसमें जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या में आ रही हैं। इसका मतलब ये बात सही है। तो हम यहाँ लिख देंगे हल में कि हाँ। अब कह रहा कारण बताओ, तो हम लिख देंगे कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में है। पूर्ण संख्याओं, समुच्चय माने समूह में, संख्याओं के समुच्चय में। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब इनके कहने मतलब ये है कि जितनी भी पूर्णांक संख्या हमको मिल रही हैं वो सभी पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या के समूह में पाई जाती हैं। तो हम देखें क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या में हैं। तो हमें देखना है कि ये सब पूर्णांक हैं, तो क्या ये सभी अंक इसमें पूर्ण संख्या पाए जाते हैं। तो हमें देखेंगे कि ये 0 से लेकर के इधर तक वाले पाए जाते हैं, 0 1 2 3 4 पाए जाते हैं, लेकिन इधर नहीं पाए जाते। तो इसका मतलब ये बात गलत है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि नहीं। क्यों नहीं, हम लिख देंगे जैसे संख्याएं -1 -2 -3, ये सभी संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या के समुच्चय में नहीं है, के समुच्चय में नहीं। ऐसे अगला पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखेंगे तो प्रत्येक परिमेय संख्या, अब से परिमेय संख्या हमने ले लिया, मान लीजिए 2/3 है, तो क्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या ये नहीं है। 2/3 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो कुछ पाई जाती हैं और कुछ नहीं पाई जाती हैं। तो हम लिख देंगे कि नहीं। उदाहरण लिख देंगे, कारण दे देंगे कि 2/3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। ये कारण हो जाएगा। ऐसे और भी तमाम कारण हैं। तो ये इसके उत्तर हो गए। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 प्रश्न आपके लिए हैं। एक है 5 तथा 6 के बीच के 7 परिमेय संख्याएं बताओ, और दूसरा 3/7 और 4/7 के बीच की 6 परिमेय संख्या बताओ। इसी तरह के सवाल हमने आपको अभी करवाए हैं। एक एक सवाल आपको बिल्कुल सेम उसी तरीके का प्रयोग करके ये दोनों सवाल हल कर लेने हैं। धन्यवाद।